So let's get started. So today we'll study the accounting standards AS, understand the point, and the Indian accounting standard IFRS, XBLRE क्या क्या होते हैं, वे कौन सा भाषा है जो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बाद में बताए जाएंगे। एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके ऊपर आज बहुत बढ़िया से दीर्घता के साथ हम चर्चा करेंगे। इंडियन एएस, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होती हैं, ये एक्सटेंसिबल बिजनेस लैंग्वेज रिपोर्टिंग जो भी होते हैं बाद में हम देखेंगे। ठीक है, यही बात है। जल्दी से तीन का अनुमान था असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स बिफोर यू टू एक्सप्लेन यू टू make you understand the fundamental things, the commerce conceptually. Let's get started. So these are the learning outcomes after studying this unit. You will be able to understand which are the accounting standard and which are the various objective benefits and limitations of the accounting standard, and how accounting standards are formed. वो कौन से तरीके होते हैं जिसके चलते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाए जाते हैं और यही बात लिखे हुए थे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी के क्या स्कोप है ये आपको पता चलेगा आगे जाकर के। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली किससे डील करता है आगे जाकर के तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उसका जो ओवरव्यू है, जो व्यू है, यही आप देख लिया करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर डील करता है क्या वगैरह, फिर ये लिखा हुए हैं इस डायग्राम के ऊपर हम आएंगे। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे लेटर, सो विल डिस्कस इट लेटर। ये जो था ओवरऑल बस इतना ही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या चीज होते हैं, यही बात है। क्या आपको पता है अभी स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ? नॉर्म्स सेट। ठीक है, स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ? नॉर्म सेट और द रूल्स सेट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। रूल्स और नॉर्म्स कहने से नहीं समझा जा रहा है एक चीज, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको दूसरे तरीके से समझते हैं। कोई स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, कोई स्टेटमेंट्स, प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर बाइलो लिखे गए हैं जिसके चलते, जिस हिसाब से आपको आगे काम करना है, एंड ये होने चाहिए, ये होने चाहिए भाई थोड़ा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। समझ में आई बात? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। आप कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, कुछ नॉर्म सेट कर रहे हो, कुछ स्टेटमेंट बना रहे हो, कुछ फॉर्मूले बना रहे हो जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो रखे होंगे, एंड ये फिजिबल होंगे, विजिबल होंगे। इसका मतलब समझते हो? फिजिबल होंगे, विजिबल होंगे मतलब जो कि आगे जाकर के हमारा काम आ सकते हैं, जिसका यूटिलिटी होगा, उपयोगिता जिसका होगा। ऐसे कानून को, ऐसे नियम को, ऐसे प्रोसीजर्स को हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं। समझ में आई बात? यही बात। पहला तो उसका अर्थ यही है। दूसरा क्या चीज है स्टैंडर्ड का मतलब? दीज आर सेट वेरी गुड, दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड सेट हो रखते हैं। दैट मीन्स दीज आर द स्टैंडर्ड्स नॉर्म सेट। स्टैंडर्ड्स नॉर्म सेट मीन्स दीज आर सेट वेरी गुड एंड साइंटिफिकली एंड यूनिवर्सली प्रूव्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट? यही बात है। तो अभी क्या हुआ, स्टैंडर्ड को ही हम समझा रहे थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एस मतलब अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या होगा, कुछ ट्रांजैक्शंस को आप स्पेशली कैसे डील करोगे, कोई एक आइटम की स्पेशली कैसे आप वैल्यूएशन करोगे, उसकी कुछ नॉर्म्स बना के रखे हैं, उसके कुछ नॉर्म्स बना के रखे हैं। ठीक है, कुल मिला के मतलब हम बात करते थे। यहाँ पे लिखने में भारी हो रहा है थोड़ा, यहाँ चलाते हैं। तो हम क्या बता रहे थे अभी तक कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हो, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हो, या फिर कोई आइटम्स, ट्रांजैक्शंस की क्या होने चाहिए, रिकॉर्डिंग, या फिर कोई आइटम्स की क्या होना है, वैल्यूएशन। कोई आइटम की वैल्यूएशन कैसे होगा, हाउ, हाउ कैसे होगा, उसके लिए डिटेल्ड प्रोसीजर, डिटेल्ड प्रोसीजर लिखे हुए हैं। कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? एक किताब पे। समझ में आई बात? एक किताब पे लिखे हुए हैं बहुत सारे रूल्स, एक बुक पे लिखे हुए हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? यही बात है। तो यहाँ पे जो जो रूल्स लिखे हैं उनका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? सो दीज आर द स्टैंडर्ड्स सेट, दीज आर द रूल्स सेट, दीज आर द प्रोसीजर्स सेट फॉर रिकॉर्डिंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि अन्यथा डिफिकल्ट होते हैं,
जिनको पहचानना, जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जनरली डिफिकल्ट होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमारा थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको कैसे डील करें। कोई आइटम्स की वैल्यूएशन कहो या फिर ट्रीटमेंट कहो, आप ये सब कॉमर्स भाषा सुने ही हो, थोड़ा बहुत समझे। कोई एक आइटम्स की ट्रीटमेंट कहो, कैसे करोगे, अन्यथा समझ में आई बात, डिफिकल्ट होता है या फिर कंफ्यूजन है, उसके ऊपर डुअलिटीज है, तो इसको कौन सॉल्व करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कुल मिला के दीज आर द स्टैंडर्ड्स, रूल्स, प्रोसीजर सेट्स फॉर डीलिंग सर्टन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड आइटम्स। और मोटा मोटा बात किया जाए तो इसको कौन इशू कौन करते हैं बता दें। इन टोटल, पहले तो टोटल में इनको बात करवा देते हैं, फंडामेंटल बात, उसके बाद हम डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा। इन रियलिटी आईसीएआई इनको बनाते हैं। तो आईसीएआई क्या होता है, कॉमर्स बच्चों थोड़ा बहुत आप लोग को पता है। आईसीएआई होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आईसीएआई ये सीए लोग का इंस्टीट्यूट है, समझ में आई बात। तो ना ही ये सिर्फ सीए प्रोफेशनल्स बनाता है, सीए प्रोफेशनल्स लोगों को बनाता है, ऐसा नहीं है। ऐसे आईसीआई क्या करता है, देख लो, सुन लो, आप काम का चीज बता रहे हैं। आईसीआई क्या करता है, इंडिया में अकाउंट्स कैसे चलेंगे, अकाउंटिंग कैसे चलेंगे, इस पर भी ये गाइडलाइंस जारी करता है। समझ में आई बात, गाइडलाइंस जारी करता है। जैसे जैसे आज तक आपको ये पता था कि आईसीआई सीए पैदा करता है, सीए बच्चों को पैदा करता है जो कि कुछ काम के नहीं है देश के, ऐसा आप समझ रहे थे, क्योंकि जिनको करना होता है सीए, इनको नहीं करना होता है, उनका भारी मात्रा में शत्रु होते हैं। कोई बात नहीं, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है, आगे देखो। तो भाई यही बात है, तो गाइडलाइंस जारी करता है। आखिर में वही संभाल रहे हैं इंडिया में अकाउंटिंग, वही संभाल रहे हैं इंडिया में ऑडिट, समझ रहे हो कि ना। ऐसे हम बोल दिए भाई। क्या बोल रहे थे, खुद भूल गए, तब क्या बताएंगे बताओ। हाँ, जैसे कि आरबीआई, एक बार देख लो। तो आरबीआई क्या होता है, दिस इज द ऑथोरिटी। क्या चीज का ऑथोरिटी है, इंडिया का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ये ऑथोरिटी है, ना ही कि सिर्फ बैंकों का, समझ रहे हो कि नहीं बात। तो आरबीआई क्या होता है, आरबीआई इशूज द गाइडलाइंस, ठीक है ना, आरबीआई इशूज द गाइडलाइंस फॉर बैंक्स and financial aspects of the government, financial aspect of the government, public also। तो आरबीआई सिर्फ और सिर्फ बैंकर्स बैंक नहीं है, आरबीआई इशूज एंड कंट्रोल एंड मॉनिटर्स द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया, like this ICI not only to educate, to give the degree to the CA professionals, but also it issues the guidelines to conduct the accounting system of India, अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। अभी क्लियर हो गया थोड़ा बहुत चीज, समझ में आई बात। तो ऐसे ये काम भी कर देता है, यही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चलते हुए, अब आईसीआई क्या करता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करता है। अभी थोड़ा देर पहले बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज है। दीज आर द सम सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, गाइडलाइंस फॉर डूइंग अकाउंटिंग बेटर, एरर फ्री, बेटर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जल्दी आगे पढ़ेंगे, चर्चा होगा, खत्म कुछ भी नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन चल रहा है, यही बात है। फिर क्या होता है, आईसीआई तो बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, आईसीएआई बनाता है, लेकिन इसके पास उतना पावर नहीं कि इंडिया में जारी करे और इसके बाद सबको ही मानेंगे। इसलिए किसके द्वारा इशू होता है, एमसीए के द्वारा पब्लिक में जारी होता है, जनहित में जारी। एमसीए क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहाँ पे आप लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, समझ में आई बात। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मीन्स ये कंपनियों का मंत्री है, समझ रहे हो कि नहीं, मंत्रालय। The Ministry of Corporate Affairs issue the accounting standards to the public। उसका एक दो एग्जांपल भी हम दिखा देंगे, या फिर आपको आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भिजवा भी देंगे, खोल के हम दिखा दे रहे हैं ब्राउजर, ठीक है, कैसे होता है। तो ये देखो, एमसीए इशू कर देता है, यही बात। फिर लिखा हुआ आईसी, ठीक है, ये कुल मिला का इंट्रोडक्शन में इतना चीज लिखेंगे। इन रियलिटी वो कौन बनाता है, अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया बनाता है, लेकिन एमसीए की तरफ पब्लिक में जारी होता है।
यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम बोल रहे हैं तो एक बार दिखा देते हैं, चलिए, जो कि आपको प्रैक्टिकली फिजिबली वायबल होगा। मान यहाँ पे खोल रखे हैं क्रोम, ठीक है ना, तो यही बात है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं कि मान लो एस, सर्च करते हैं, ठीक है, एस वन बाई एम सी ए सीधा लिख दे रहे हैं। सर्च करके हम देख रहे हैं ताकि आएगा कि नहीं, ठीक है। इंटरनेट थोड़ा बहुत स्लो होने की वजह से एक प्रॉब्लम आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहीं पे देख लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, हम दिखा दे रहे हैं, तभी होगा उसके पेज में। तो क्या होता है कि दुनिया ऐसे प्रैक्टिकल हो गया है, ठीक है ना, ये बात है। तो हम दिखाते हैं। तो दिस इज द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लुक एट हियर, दिस इज द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इसके नीचे लिखा भी हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। कंपनी जो ये तो फॉलो होते हैं, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, ये नीचे नीचे देख लो आप यहाँ पे, ये बात है। तो कुल मिला के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वगैरह है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशू करते हैं, लिखे तो हुए थे अभी, इसको फिर बाद में देख लेंगे, यही बात है। ये हमारा फालतू टाइम खाएगा अभी। जस्ट वेट फॉर मिनट, गर्मी बहुत लग रहा है हमको, यही बात था, ठीक है। तो इशू को साफ कर देना, बहुत खराब दिख रहा है अभी, बात है देख लो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बताया चीज वो सब में आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, समझ में आई। तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे उसका, और इंट्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर नहीं होता है, ठीक है ना। ये समथिंग लाइक द पूर्वाभास, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू अटेन और अचीव योर ऑब्जेक्टिव और द सब्जेक्ट मैटर व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन। कुछ एक मतलब जगह में टारगेट को, आपकी टारगेट को पहुंचने के लिए जो भाषाएं, जो ज्ञान जरूरत होगा उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। दैट मीन्स कि फॉर introducing the accounting standards you need not to explain the accounting standards, which are the preset norms, which are the discussions that need to be discussed to reach to the accounting standards, वो हो जाएंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ये सब हम बता रहे हैं। चलिए क्या लिखा देखो। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता चला कि ये रूल्स नॉर्म्स है जो कि अकाउंटिंग करने के लिए, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर आइटम के साथ डील करने के लिए इसमें लिखे गए हैं डिटेल्स, गाइडलाइंस, ठीक है, यही बात है। जस्ट ए सिंगल मिनट, एवरीथिंग सीम्स गुड। बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, सबसे पहले रिटेन पॉलिसी, इसको आप याद रखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द रिटेन पॉलिसी, दैट मींस ये वर्बल नहीं है, ये लिखे हुए हैं। द रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू होते हैं, कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा। और अदर रेगुलेटरी बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ द रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है जनरली, क्या होता है जनरली, कोई ट्रांजैक्शन या फिर आइटम की रिकॉग्निशन मतलब उसका पहचान, मेजरमेंट, उसकी मेजरमेंट करने के लिए मतलब क्या कितना वैल्यूएशन होंगे, समझ में। एक तो है रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंड द मतलब हाउ टू रिकॉग्नाइज द इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स और लायबिलिटी। तो पहले तो रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई। सेकंड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और क्या काम में आता है, मेजरमेंट, दैट मींस की वैल्यूएशन करने के लिए एक एसेट की वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। प्रेजेंटेशन, कैसे दिखाओगे ट्रांजैक्शंस को, कोई ट्रांजैक्शंस को कैसे आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, वो चीज भी लिखे हुए हैं। एंड डिस्क्लोजर, एंड डिस्क्लोजर दैट मींस अब क्या डिस्क्लोज करोगे, क्या आपको पता है डिस्क्लोजर का मतलब, व्हिच आर द वेरियस इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी पब्लिश्ड, नीड टू बी पब्लिश्ड। अब क्या क्या पब्लिक को दिखाओगे उसको कहा जाता है डिस्क्लोजर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जैसे कि आपको देखा होगा बैलेंस शीट के नीचे, आप देखोगे बैलेंस शीट के नीचे बहुत सारे नोट्स लिखे होते हैं, ठीक है ना। आप कंपनी वाला बैलेंस शीट तो पढ़े नहीं हो फिर भी बता दे रहे हैं। तो बैलेंस शीट के नीचे बहुत सारे नोट्स लिखे होते हैं कि कितना, जितना शेयर कैपिटल है वो कितना का शेयर कैपिटल है, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम जो बात कर रहे थे कंपनी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, क्या क्या दिखाओगे, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आल्सो, समझ में आई बात। इवेंट्स और ट्रांजैक्शन आपको पता
है ही। अंडरस्टैंड? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? मान लो जैसे कि बैलेंस शीट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? आजकल की डेट में बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, वर्टिकल फॉर्म में बनाए जा रहे हैं, जो भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे रहता है, फिर नीचे नीचे ऐसे करके एसेट्स वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा इवेंट्स को आप प्लेस करेंगे, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, और उसकी डिस्क्लोजर क्या क्या आप इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करोगे, ये सारे चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्योरी में लिखे हुए हैं। ये बात है, ठीक है, वही चीज लिखे हुए हैं। आगे देख लो। तो मेन चीज क्या लिखा हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द इश्यूज ऑफ, आपको ये सबसे पहले याद रखना होगा, ठीक है। अगर थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से इश्यू के ऊपर डील करता है? पहले देख लो, रिकॉग्निशन नंबर 1। रिकॉग्निशन ऑफ क्या? सबसे पहले याद रखो रिकॉग्निशन, सेकंड वन इज मेजरमेंट, थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन, एंड लास्ट वन इज डिस्क्लोजर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? और सारे के सारे चीज का मीनिंग हम बता चुके। किसका रिकॉग्निशन करना है? रिकॉग्निशन मीन्स द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसिंग आउट, रिकॉग्नाइज, जैसे आपको पता है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर अवार्ड, दैट मीन्स कि अवार्ड देने के लिए वो स्टूडेंट को चुनना, स्टूडेंट को चुनना। तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है चुनौती। अंडरस्टैंड में? चैलेंज नहीं यार, क्या कहते हैं, हिंदी थोड़ी ना आता है इतना तक। दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन, टू ट्रेस आउट। अंडरस्टैंड? तो पहले तो इवेंट्स और ट्रांजैक्शन की पहचान करने के लिए काम में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे ट्रांजैक्शन, सारे इवेंट्स नहीं आते हैं। अंडरस्टैंड? दोज व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड दे विल बी प्लेस्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही बात है। तो इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस की रिकॉग्निशन के लिए सबसे पहले लगते हैं। सेकंड वन इज मेजरमेंट। जैसे हम बता रहे हैं इंटेंजिबल एसेट, एग्जांपल देके ही हम बात करेंगे। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है पता है आप लोग को? गुडविल कहो या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर की वैल्यू कहो। कैसे होगा वो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा हुआ है, 26, समझ में आई बात? इंटेंजिबल एसेट्स। तो ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं कि कैसे मेजरमेंट करोगे गुडविल का या फिर इंटेंजिबल एसेट्स का, यही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये गया मेजरमेंट। फिर प्रेजेंटेशन, हाउ टू शो। प्रेजेंटेशन मीन्स इसका मतलब क्या रहा? रुको, सॉरी 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 सॉरी, प्रेजेंटेशन मीन्स हाउ टू शो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कैसे दिखाओगे, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी चीज आपको डिस्क्लोज करने हैं? डिस्क्लोजर का मतलब होता है पब्लिकेशन बिफोर द अकाउंटिंग यूजर्स। अब तो उस पहले, इससे पहले पढ़ा ही हम अकाउंटिंग यूजर्स कौन होते हैं, विच आर द वेरियस यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो उनके सामने आप पब्लिकेशन करना आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, उसको डिस्क्लोजर कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको दिखाने पड़ जाएंगे, दैट शुड बी एनेबल टू द पब्लिक एट लार्ज, स्टेक होल्डर बताए थे। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द 4 थिंग्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो मेन फीचर्स है वो ये 4 है। रिकॉग्नाइज करना ट्रांजैक्शन इवेंट को, उनको मेजरमेंट करना, प्रेजेंट करना, और डिस्क्लोजर क्या क्या लग जाएंगे ये दिखाना। तो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वही लिखे हुए। तो पहले क्या होता है, इतना सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता कैसे, उनका नाम कैसे होता है और सीरियल कैसे हुआ है, ये देख लो। ठीक है, हम चल जाते हैं लास्ट तक, अभी देख लो। ठीक है, एक बार के लिए एग्जांपल दिखाते रहे, इतना सारा रटने की आपको याद नहीं है, जरूरत नहीं। तो लिस्ट ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनका लिस्ट बना के रखे हैं यहाँ पे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 में क्या लिखा हुआ देखो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे दर्शाओगे, डिस्क्लोजर कैसे दर्शाओगे, उसके ऊपर भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो ऐसे ही सीरियली किया गया है। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिवाइज, मतलब ये कभी रिवाइज भी हुआ है, एडिट हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या लिखा हो देखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, ठीक है ना। तो आप स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करोगे, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करोगे,
उनको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे दर्शाओगे बैलेंस शीट में, कैसे मेजरमेंट करोगे, ये सारे चीज लिखे हुए हैं। कहाँ पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे लिखे गए। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि आप देखो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एक है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है, उस पे लिखा गया है एक एसेट्स के ऊपर कैसे डिप्रेशन लगना है, उसके रूल्स क्या होना चाहिए, उसकी मेथड्स क्या होना चाहिए, ये सारे चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो just a single minute, important questions, that's why I'm explaining this much of thing, because accounting standard एक ऐसा चीज है जहाँ क्या गया आप जा करके कॉमर्स कैरियर में कोई भी एंट्रांस आप देने जा रहे हो या फिर कहीं पे कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। या फिर अभी से थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे तो आप प्रोफेशनल से करोगे जा करके, जो सीए स्टूडेंट सीए करोगे या फिर कोई एमबीए करोगे तो फिर आपके काम में आ जाने। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंड द। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब चलिए उसके ऊपर पढ़ते हैं, अब समझ में आई बात। तो एक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट्स के ऊपर कैसे आप काम करोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो अमालगमेशन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर, ठीक है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स दैट मीन की फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कैसे आप डील करोगे, इस सारी चीज के ऊपर कैसे आप डील करोगे, वही चीज लिखे हुए हैं, ठीक है। ये होते हैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए ये आ जाता है हमारा पढ़ाई पे, कहाँ पे थे आप, ये जी। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो व्हेन यू आर राइटिंग द थियरी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, थियरी आप लिख रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव्स लिखना बिल्कुल बनता है, एंड जो आपकी इसका बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस, समझ में आई बात, इतना चीज तो जरूर आपको लिखना है ही है। तो सबसे पहले देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे जो पूरी ये आइडिया है, ये क्या है? दिस इज सेंटर्ड अराउंड हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इसका मतलब क्या पहले सोचेंगे। हार्मोनाइजेशन, जैसे कि हार्मोनाइजेशन कहते हैं कि हार्मोनी रक्षा रक्षा करना, ठीक है ना। हार्मोनी का मतलब we all are the equal justice and equal rights is called the harmony of the human being, like this। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, ध्यान से सुनते जाओगे थोड़ा, तो सबसे पहला इसका जो मेन मोटो जो है वो क्या है सुन रहे हैं। तो एक एक इंस्टीट्यूशन अगर अलग अलग अपने तरीके से अकाउंटिंग बनाएंगे, हर एक इंस्टीट्यूशन अगर अपने ढंग अपने तरीके से अकाउंटिंग बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, इन लोग का अकाउंटिंग दूसरे किसी को समझ नहीं आएगा, या फिर तीसरा किसी का अकाउंटिंग बाकियों को समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात। इफ दे स्टार्टेड फॉलोइंग द डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स एंड different procedures for doing the accounting, then it will create a discrimination among the accounting practices. That's why people won't able to understand the points in India। तो लोग समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे की अकाउंटिंग। आपकी बैलेंस शीट जो रहेगा दूसरे किसी की बैलेंस शीट को समझ नहीं पाएंगे। कब? जब आपकी बनाने के तौर तरीके अलग होंगे, जब आपके मेथड्स अलग होंगे, जो आपके डिस्क्लोजर अलग होंगे। अब समझ में आई बात। तो सबको एक इक्वल बैंड में लाने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, चलिए हम आसान भाषा में बात करते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जन्म हुआ है। समझ में आई बात। इफ वी ऑल फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन वी विल प्रिपेयर द यूनिफॉर्म बैलेंस शीट, मतलब सेम टाइप ऑफ बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ताकि क्या होगा, हम समझ पाएंगे, ठीक है। सो द डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एडॉप्ट्स फॉर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट, ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज विद ए व्यू टू। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव और क्या क्या है, देखो पहले बताता रहे। जो नॉन कंपैरेबिलिटी है उसको एलिमिनेट करने के लिए, इसका मतलब यही है, एलिमिनेट द नॉन कंपैरेबिलिटी, दैट मीन्स टू एनाबल द कंपैरेबिलिटी। समझ में आई बात। कंपैरेबिलिटी एनाबल करने के लिए, जैसे क्या बताए थे, तो ये फार्म ए है, ये फार्म बी है, इन दोनों का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब उनका कंपेयर कर सकते हैं ए और बी का, जब ये दोनों सेम तौर तरीके से अकाउंटिंग बना रहे होंगे, सेम तौर तरीके से अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है। धीरे धीरे बहुत आसान भाषा में बात कर रहे हैं हम, यही बात है। सो वी कैन कंपेयर द
financial statements of the two firms when they adopt the same accounting standards। यही बात। तो पहले लिखा हो कि कंपेरेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सेकंड क्या लिखा हो, प्रोवाइड ए सेट स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है ना, सबसे पहले। उसके बाद तो हो सकता है आपकी जो मेथड से वो सुपेरियर हो, बी की जो मेथड है वो इंफेरियर हो। दैट मीन्स ए बहुत बढ़िया अकाउंटिंग, स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है, हालांकि बी एक पान दुकान है, उसको कुछ नहीं पता है। तो आप इंफेरियर अकाउंटिंग कर रहे हो, ये सुपेरियर अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे होने पे क्या होगा, अकाउंटिंग के ऊपर आस्था टूट जाएगा लोगों की। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो आसान भाषा में, आस्था टूट जाएगा लोगों की अकाउंटिंग के ऊपर, फिर अकाउंटिंग विकृत हो जाएगा। एक दिन आएगा भाई, अकाउंटिंग विल बी दैट मीन्स कि रियली इंफीरियर, सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू होते हैं उनमें सारे के सारे स्टैंडर्ड होते हैं। दैट मीन्स सेट वेरी गुड। नेक्स्ट, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो क्या होगा, एक यूनिफॉर्म आप कैसे वैल्यू करोगे, ठीक है ना, एंड क्या क्या दर्शाओगे, ये सारे चीज इक्वल रहेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो सबसे पहले था कंपेरेबिलिटी ऑब्जेक्टिव जो है, सेकंड में ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट। फिर लिखा होगा अकाउंटिंग रिड्यूस द alternatives, accounting alternatives in the preparation of financial statements, boundaries, rationality, thereby the ensuring comparability। सेकंड में क्या हुआ, देखो सेकंड में क्या आया कि आपको ऑल्टरनेटिव्स अवॉइड करने के लिए, दैट मीन्स कि बी वेरी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक मेथड। यहाँ पे लिख दो स्पेसिफिक मेथड। ठीक है, क्या चीज होता है फिर से बता दो। जैसे कि आपको डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर करने के लिए कहीं तौर तरीके हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं, ना ही कि सिर्फ दो मेथड है। ठीक है ना, बहुत, जैसे कि आपका होगा स्ट्रेट लाइन मेथड है, डब्ल्यूडीबी मेथड, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। अंडरस्टैंड। लेकिन अलग अलग मेथड से अगर फार्म्स अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फिर क्या होगा, इनके इनके और इनके एसेट्स की स्टेटमेंट अलग अलग होंगे। दैट्स व्हाई क्या लिखा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑल्टरनेटिव्स। तो एक चीज को कम करेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मेथड है, तो कौन सा मेथड बेस्ट है, जैसे कि डब्ल्यूडीबी मेथड इज द बेस्ट मेथड। दिस इज एडॉप्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक्स, गवर्नमेंट इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सलाह देता है। डब्ल्यूडीबी मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। समझ में आई बात। तो क्या हम अभी बता रहे हैं कि आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, लेकिन आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है चूज कर सकते हो, जिसके वजह से कि फिर से वही कि हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही बात। बेनिफिट्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले था कि कंपेरेबिलिटी, सेकंड इज द स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड वैल्यूएशन ऑफ नॉर्म्स, ये था। benefits, that means the advantages, these are the various advantages that we get for our firm while practicing the accounting standards। benefits क्या हो जाने वाले हैं, समझ में आई बात। जहां पे नहीं समझ आएगा वहां पे पूछोगे, ये प्योर थ्योरी पढ़ाई आज तक पढ़ रहे हैं हम, आगे जा करके हम डिप्रेशन अकाउंटिंग से हमारा पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। those which are the very common things you already have read like the journal, like the cash book etc, वो हम बाद में देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे अगर आप भूल चुके हो तो। नहीं तो सीधी बात, जो काम का चीज है वो फाइनल अकाउंट सब काम की चीज है, क्योंकि आगे आपको ब्रांच अकाउंटिंग तक भी पढ़ाना है। ठीक है, विच आर मटेरियल एंड विच आर न्यू टू यू। फाइनल अकाउंट सब पढ़े हो पहले भी, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। तो अभी तक तो थियोरेटिकली बात ही कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपको चाहिए, क्योंकि इसे एग्जाम में ये आ जाने हैं। ठीक है, तो मिड सेम की एग्जाम होता है 20 मार्क्स की, और 20 मार्क्स में ये सारे थ्योरी आपके आ जाने हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यही बात है आपकी नया क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से। नया क्वेश्चन पैटर्न हम पहला प्रीवियस क्लास में बताए थे इस साल के लिए। ठीक है ना, 2021 के लिए क्या बनाना है नया क्वेश्चन पैटर्न, जो कि हम बताए थे 1 2 3 4 5 मार्क से शुरू होकर के 7 8 मार्क तक जाने हैं। पूरा बच्चे फिर से बन गया हो, 11 12 वाला बच्चे जैसे अब थे फिर से बन गया बच्चे, कोई समस्या नहीं। तो आगे देखो, क्या बता रहे थे हम, भूल ही जाते हैं वो बार बार। हाँ, फायदे, एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फायदे क्या होने वाले हैं, देखो।
The valuation techniques and the methods applying to the accounting principles in the preparation of presentation of financial statement, if they are true and fair भी। सबसे पहला बात ये है, आप अकाउंटिंग पॉलिसी जब फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बहुत सारे वैल्यूएशन की टेक्निक्स देता है, बहुत सारे मेथड्स इसमें लिखे हुए हैं, अलग अलग नॉर्म्स में मेथड लिखे हुए हैं, जिसको आप अप्लाई करते हो तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारा है बाबू, बैलेंस शीट भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है, समझ में आई बात। तो ये बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू में आएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसमें सही चीज लिखे गए हैं, जो कि यूनिफॉर्मिटी मैनर में लिखे गए हैं और गुड नॉर्म सेट करते हैं, इसलिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक अच्छी प्रेजेंटेशन, एक अच्छी ट्रू एंड फेयर व्यू लेकर के आ जाएगा। समझ में आई बात, जहां पे कि आपकी गलतियां होने की बहुत कम चांसेस रहेंगे, तो आपको भावा ही मिलेगा भाई। समझ में आई बात। So in order to make your balance sheet or any financial statements error free, अब समझ में आई बात, error free, standard as per the country norms, and to show a true and fair view, you need to apply the accounting standards। अब समझ में आ गया। तो आपको क्या फायदे होने वाले हैं, देखिए एक बेनिफिट लिखा हुआ, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले वही सेम चीज तो आप बार बार रिप्लाई होते जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव है वही बेनिफिट्स होगा और क्या। स्टैंडर्ड सेटिस्फैक्शन, फिर लिखा एलिमिनेट ऑल टुगेदर कंफ्यूजिंग वेरिएंट्स इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या होने वाला है, देखो, इट एलिमिनेट्स, हटाता है, कंफ्यूजिंग वेरिएशन। दैट मीन्स कि आपको ये मेथड लगाना है, मेथड 1, या फिर मेथड 2 में काम करना है, या फिर 3 में काम करना है, इसकी जो कंफ्यूजन होता है उसको हटाता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे होंगे जो मेथड 2 है वो सही है, उसको फॉलो करो। अंडरस्टैंड द पॉइंट। या फिर कोई और ही तौर तरीका बताए होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड रीजनेबल है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले कि आपके पास बहुत सारा अल्टरनेटिव होगा, वेरिएशन होगा, उस कंफ्यूजन को हटाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहला फायदा तो वही है, कंफ्यूजन हटाता है अल्टरनेटिव से। नेक्स्ट, फिर क्या लिखा हुआ है, कुछ एरियाज हैं जहां पे स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है ना, नॉट स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, बट स्टैंडर्ड्स में कॉल फॉर डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड लॉ। क्या लिखा हुआ देखो, लॉ में, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लॉ में क्या होता है कि आप कहाँ पे किस लॉ की बात कर रहा है, ना यहाँ पे कंपनी लॉ की बात कर रहा है या फिर बिजनेस लॉ की बात कर रहा है। बिजनेस लॉ करके कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, जो भी सारे कानून बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है उसको बिजनेस लॉ कहते हैं, जबकि आपकी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हाँ चल रहा है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। वेरियस बिजनेस लॉ आपके अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है आपका। तो लिखा हो कि लॉ में कुछ चीज होते हैं जो कि नहीं लिखे गए हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्लोज करने के लिए, ठीक है, यही बात है। पर्टिकुलर चीज को मान लो, एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल को दर्शाने के लिए स्प्लिट अप करके या फिर कैपिटल की डिटेल दर्शाने के लिए नहीं लिखा गया, लेकिन इट्स वेरी मच एसेंशियल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है आपको दिखाना पड़ेगा भाई, कैपिटल की आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है, जो उसका स्प्लिट अप दिखाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द। तो लॉ में कुछ एक चीज दर्शाने के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है कि वो सारे के सारे कवर होते हैं, इसके लिए आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा वो फुलफिल्ड रहेगा, कंप्लीट रहेगा, इसमें कोई खोट नहीं रहेगा। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। आगे क्या लिखा हुआ, दैट मीन्स कि समटाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हेल्प्स टू मेंटेन द लॉ, सबसे पहले हेल्प्स टू मेंटेन द लॉ, और लॉ में भी कुछ डिस्क्लोजर नहीं है तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए होते हैं, यही बात है लिखा हुआ है। और इसका दूसरा फायदा भी क्या हुआ, बाय अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी कैन मेक आवर अकाउंट्स करेक्ट एंड एरर। उसकी वजह से क्या फायदे होंगे, आपको फाइन्स एंड पेनल्टीज नहीं देना पड़ेगा, यू वोंट बी अट्रैक्टेड इन द परव्यू ऑफ लॉ। समझ में आई बात, तो आपकी लॉ की परव्यू में आना नहीं पड़ेगा, यही बात है दूसरा फायदा। नेक्स्ट क्या लिखा हो, तो लिमिटेड एक्सटेंड फैसिलिटी कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा फायदा यही होने वाला है कि आपको कंपनीज टू कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, बताए थे, तो बेनिफिट्स वही होने वाले हैं। तो एक कंपनी ये है, दूसरा कंपनी ये है, तीसरा कंपनी ये है, अगर सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में फॉलो हो रहे हैं, होना है, होता भी है, समझ में आई बात। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ये डेप्रिसिएशन के ऊपर आधारित है,
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जहां की डेफिनेशन लिखा हुआ है, कैसे करोगे आप अकाउंटिंग डेफिनेशन के लिए, अगर ए बी सी सारे के सारे एक जैसे फॉलो कर रहे हैं तो इन तीनों का आप एसेट वैल्यूएशन एंड द बैलेंस शीट आप कंपेयर कर सकते हो, यही बात लिखे हुए हैं। आगे क्या लिखा हुआ देख लो एक बार, सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट कंपनीज अच्छा हाउ इट शुड बी रिस्पेक्टेड डिफरेंट, हाँ यही लिखे हुआ है। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में चलता है, ठीक है ना, और ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो जनरली आईएफआरएस चलता है, ध्यान से सुनो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, ये इंडिया में चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर आईएएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे। इंटरनेशनली चलता है आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, समझ में आई बात। तो आईएफआरएस मतलब पूरा इंटरनेशनली कैसे अकाउंटिंग होगा उसके लिए गाइडलाइंस जो है वो आईएफआरएस में लिखा हुआ है, और आईएफआरएस को देख करके आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं व्हिच विल फिट टू आवर कंट्री नॉर्म्स, समझ में आई बात, क्योंकि हमारे कंट्री में भी तो बिजनेस लॉ कुछ है, हमारे कंट्री में भी तो कंपनी लॉ कुछ है, तो इस लॉ को फिट होते हुए, हमारे इंडिया की लॉ को फिट होते हुए अपनी कंट्री नॉर्म्स को देखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, लेकिन आईएफआरएस को फॉलो करके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इंडिया में जो अकाउंटिंग कर रहे हैं दैट इज वेरी मच स्टैंडर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, आप समझ में आ रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड वाइड में आप जाकर के कल सुबह अमेरिका में या फिर जापान में जाकर के आप ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्री में भी आप अकाउंटिंग समझ सकते हो, ठीक है ना, आप समझ सकते हो, नौकरियां कर सकते हो, यही बात। तो वहां पे भी कोई कंपनी में जाओगे जॉब करने या फिर आप समझने की कोशिश करोगे उनकी अकाउंटिंग तो समझ सकते हो, बिकॉज our accounting standards and rules guidelines that follow the international लेवल रूल्स रेगुलेशन, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग, यही चीज लिखे है। लेकिन सोचने वाला बात यह है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो हो जाता है, सपोज जीबी ग्रेट ब्रिटेन, समझ में आई बात, तो ब्रिटेन में उनके अजीबे रूल्स है, तो उनके कंट्री में रूल्स कुछ और हैं, कंपनियों को लेकर के रेगुलेशंस कुछ और हैं, इसलिए इसलिए क्या होना है हम बता दे रहे, देखो इसलिए इस रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से उनके स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, समझ में आई बात। तो जब तक एक कंट्री या फिर बिजनेस लॉ चेंज नहीं होता है तब तक आपको ये चीज सेम रहता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है, ये चीज लिखे हुए फायदा था। तो मेन बेसिक फायदा क्या है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ना आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर मेथड्स आपको कौन सा फॉलो करना है वो मिल जाएगा, तो अल्टरनेटिव अवॉइड कर सकते हो। दूसरा जो चीज है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हो, हम तो कह सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है ना, अक्रॉस द ग्लोब, हालांकि कंट्री टू कंट्री थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और आपकी रिक्वायरमेंट पॉलिसीज जो डिस्क्लोजर क्या देने हैं वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा लिमिटेशंस भी है, थोड़ा बहुत लिमिटेशंस भी है, थोड़ा बहुत लिमिटेशंस भी। सो व्हिच आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो फायदे तो बहुत है लेकिन इसमें थोड़ा झंझट भी है, नुकसान तो है नहीं फिलहाल, लॉस कुछ नहीं है, लिमिटेशन दैट डजंट मीन द लॉस, लिमिटेशंस मींस द रेस्ट्रिक्शंस। तो बीच वो कौन से कॉर्नर है जहां पे हम मार खा जाते हैं, बस कहने का भावार्थ ये है, ठीक है, जस्ट ए सिंगल मिनट। तो दिक्कत थोड़ा बहुत हो भी सकता है, चवन्ना अठन्ना की दिक्कत आप बिल्कुल हमें यूं कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं होना है तो आराम से शांति बजाए हुए बैठे हुए रहो, जैसे कि अच्छे बच्चे की तरह बैठे हुए हो, ठीक है ना। आप लोग माइक ऑन कर देने से दिक्कत होता है, जब चाहिए होगा तो बाद में बहुत इंटरेक्शन सेशन आएंगे, उसमें से हम आपको इंडिविजुअली बिल्कुल सवाल वगैरह पूछेंगे तो आप हमसे चर्चा करते रहोगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। चलिए, हाँ तो क्या बात लिखा हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशंस की अगर बात करें हम तो क्या होगा, डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं कि डब्ल्यूडीबी मेथड में आप डेप्रिसिएशन लगाओ एसेट्स के ऊपर, एक तो बात सुनो मेरा, डब्ल्यूडीबी मेथड, लेकिन हमें एक अपना कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया पॉलिसी पता है, हमको बहुत बढ़िया पॉलिसी पता है, समझ दो, जो कि हम मानते हैं ये बहुत सुपेरियर है rather than the WDB policy, but you can't follow, but you can't implement this,
आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डजंट सजेस्ट इट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर आपकी कंपनी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाउंड है, आपको पता आना चाहिए, तो उसको फॉलो करके ही काम करोगे। तो समटाइम्स इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू चूज द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड अल्टरनेटिव्स, यही बात है, समझ में नहीं रहा तो वही चीज लिखा हो। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू सर्टेन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स में each have arguments to recommend them by, वही हो सकता है। therefore the choice between different alternatives accordingly may be difficult। आगे restricted scope, तो ज्यादा स्कोप नहीं मिलता क्या चीज का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यू, हाँ वो भी है, तो स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एम्बिडेंस ऑफ प्रिवेलिंग स्टेट्स। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप क्या लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते। अगर हम एक कंपनी है, पूरा डायरेक्ट बात करने की हम कोशिश करते हैं, ना कि स्टूडेंट्स को घुमा फिरा के बात करने से उन लोग नहीं समझते हैं। हम कंपनी है, क्या आपको पता है कंपनी रन्स अंडर विच एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, तो कंपनीज रन्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इंडिया में सारे कंपनी चलते हैं, और कंपनीज एक्ट में मानो कोई रूल्स लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स को लेकर के, ध्यान से सुनो हम क्या बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल भी आप लिखोगे जो कि यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, समझ रहे हो। तो होता एडिशनल चीज हम हमेशा बताते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं, जो एकदम ही बिल्कुल नालायक स्टूडेंट है, वो लोग पूरा पैर को हिलाते हुए बेड में बिस्तर पे लेटे हुए मोबाइल को ऑन करके जाके कहीं और टीवी देख रहे हैं या फिर कुछ कर रहे, मैगी खा रहे होंगे, इसे भी हो रहा होगा। शर्म थोड़ा सा कर भी लिया करो, खात कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ और सुनो मेरा बात, लिखो भाई लिखो जो हम लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनो भाई सुनो जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझो भाई समझो, समझ रहे हो कि नहीं, बाद में जाकर पछताओगे वो भी बहुत तगड़ा। तो बात ये कंपनी है, कंपनी कंपनी एक्ट के तहत पे चलता है, और कंपनी एक्ट में लिखा हो कि फिक्स्ड एसेट को कैसे आप वैल्यू करोगे, या फिर कुछ एक चीज नॉर्म्स इसके लिखे हुए हैं, उसको ओवरराइड करके सरपास करके, उसको सरपास करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता। मतलब समझाएंगे हम, मतलब समझाएंगे हम, यहाँ पे लिखे हुए हैं, मान लो कुछ एक चीज, कंपनीज एक्ट जो लिखा हुआ कंपनीज एक्ट, छोटा एग्जांपल देंगे बिल्कुल आप समझ जाओगे। कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं कि बुक वैल्यू को लेकर के आपको काम करना है, बुक वैल्यू को लेकर के डेफिनेशन लगेगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लिख सकता कि मार्केट वैल्यू के ऊपर डेफिनेशन लगेगा। समझ में आई बात। अब कुछ भी करोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एसेट्स के ऊपर लेकर के, लेकिन बुक वैल्यू को लेकर के डेफिनेशन चार्ज करोगे। दैट मीन्स कंपनीज एक्ट में या फिर रूल्स में जो लिखे गए हैं उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, उसको सरपास नहीं कर सकता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझ में आई बात। हेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द सबऑर्डिनेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, सुपेरियर नहीं है। समझ में आई बात। तो कंपनीज एक्ट में जो लिखे हुए हैं उसके अंडर में रह के, उसके दायरे में रह के, उसके दायरे में रह करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा। सो ऊपर रहेगा कंपनीज एक्ट, उसके अंदर रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसा कोई भी लॉ है, कोई भी स्टैच्यू है, इंडियन स्टैच्यू, उसको सरपास नहीं कर सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बात। तो ये भी एक तो उसका लिमिटेशन हो गया, तो उस हिसाब से तो अकाउंटिंग हो सकता है कोई अच्छा तौर तरीका पता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले को, लेकिन उन लोग जानबूझ के नहीं कर पाएंगे, ये था उसका डिसएडवांटेजेस। समझ में आएगा। आप देखेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसा है, ठीक है। तो टाइम को सामने मुद्दे रखते हुए, टाइम कितना हो चुका है एक बार देख लेते हैं। अच्छा इतना टाइम हो रहा है, बहुत कम टाइम हुआ है कुछ। हाँ चलिए, तो देखो तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे चलने हैं, ठीक है, यही तो बात है। सबसे पहले for the accounting standard, that means which are the various processes for formulating, that means creating the accounting standard। अभी तक तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फायदे पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए कैसे जाते हैं, उसका सारा पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो आईसीआई जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है, ठीक है, ये प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी होता है कंट्री में। तो कंट्री में प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है ना, व्हिच विल बी सजेस्टेड बाय द आईसीआई, दैट विल बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अकाउंटिंग के मतलब आप कह सकते हैं जो पिताजी हैं वो आईसीआई है, ठीक है। ऐसा बात नहीं बाकी इंस्टीट्यूट सर जो हो वो क्या करेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, समझ में, उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है।
तो इन द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर द अकाउंटिंग बॉडी इज द आईसीए। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, आईसीआई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रखा है, 1977 में स्टार्ट हुआ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मीन्स इट इज द बोर्ड, ठीक है ना, ये एक बोर्ड है जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम होते हैं। दैट मीन्स दिस इज अ बॉडी ऑफ सर्टन पर्सन्स, उसका नाम दिया गया है एएसपी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दिस इज द बोर्ड ऑफ द पर्सन्स हु प्रिपेयर्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये चेंज होते रहते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो ऐसे ही प्रिपेयर किया हुआ, 1977 में स्टार्ट हुआ। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फ्रेम होते हैं, दीज आर द फुली कंसल्टेटिव एंड ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये पूछताछ के माध्यम से ओपन पूछताछ के माध्यम से ओपन वोट से बनाया जाता है। एंड दीज आर द वेरी मच ट्रांसपेरेंट। समझ में आई बात, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इम्पोज किया जाता है, यही बात है, जबरदस्ती इम्पोज नहीं किया जाता है, वो भी आपको समझना चाहिए। दैट मीन्स कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो लिख दिए जैसे रूल्स रेगुलेशंस, वो सेट किए स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से कल सुबह जाकर के अकाउंटिंग होगा, नहीं। दीज आर द फुली कंसल्टेटिव, मतलब पूछताछ के जरिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ओपिनियन देते हुए पूरा कंट्री को साथ लेते हुए बनाया जाता है। और दीज आर द ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स कि फुली ट्रांसपेरेंट, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, आप कमेंट कर सकते हो, आप केस फाइल कर सकते हो, सब कुछ। समझ में आई बात। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फिर क्या लिखा हुआ है, इंडिया की जो लॉ रहे, कस्टम्स, यूजेस या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसको फ्रेंडली दिखाते हुए, जैसे कि कंपैटिबल होगा इंडिया की लॉ के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से, बिजनेस की एनवायरनमेंट, इंडिया की जो एनवायरनमेंट रहा है उसके हिसाब से जो कंपैटिबल रहेगा, उसके हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। दैट मीन्स दीज आर द फुली कंपैटिबल, यूजर फ्रेंडली फॉर द अकाउंटिंग फॉर द इंडियन बिजनेसेस। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले बनता कैसे है, ये सारे चीज जो दिए हुए हैं उसको हम डायग्राम के थ्रू में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा होता है, ये देखो, तो फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, दैट मीन्स कि वो कौन से एरिया के ऊपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी होगा, वो पहले आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि इंटेंजिबल एसेट, समझ में आई बात, इंटेंजिबल एसेट आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में है। चलिए एक एक चीज को इसको हम दिखाते हैं, क्या सच में है, तो लास्ट में है, हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे लिखा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एस 26 में क्या लिखा है, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक योर गुडविल, योर कॉपीराइट, पेटेंट। तो उस सब का वैल्यूएशन कैसे होता है और उनकी मेथड्स क्या रहेंगे वैल्यूएशंस की, कैसे दिखाओगे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, क्या रहेगा डिस्क्लोजर, कौन कौन से डिस्क्लोजर आप दर्शाओगे, ये सारे के सारे चीज कहाँ पे लिखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स को डील करता है। एक एग्जाम्पल दर्शा है, उस एग्जाम्पल का क्या मतलब रहा है, यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ही आपको पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि हाँ इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। ये बनाता कौन है, कौन डिसाइड करता है, एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो फर्स्ट मेथड जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, किसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा। नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टडी ग्रुप, एक ग्रुप बनाया जाता है। दैट मीन्स सर्टेन पर्सन्स, experts having the knowledge, understand the points, just a single minute, having the knowledge on the subject matter etc, एक ग्रुप बनाया जाता है। तो एक ग्रुप इज क्रिएटेड फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात लिखे। नंबर थ्री, कुल मिला के क्या हुआ देखो, नंबर थ्री, ये तो डायरेक्ट जो
मैटर है। अच्छा, एक बार थ्योरी के हिसाब से दिखाते चलते हैं, उसके बाद उस पर रिटर्न करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, कौन सा एरिया में करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, तो स्टडी ग्रुप में कौन रहते हैं, क्या करेंगे, उसका प्रोपोज क्या है। देखो, द ड्राफ्ट नॉर्मली इंक्लूड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसका स्कोप क्या रहेगा, और डेफिनेशंस क्या क्या रहेंगे, डेफिनेशंस कौन से टर्म यूज हो रहे हैं, उनका मीनिंग क्या रहेगा, ये सारे चीज स्टडी ग्रुप डिसाइड करता है। रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे। तो सेकंड में क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टडी ग्रुप, ये 1 था, ये 2 था। नंबर 3 नाउ कंसीडरेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्टडी ग्रुप। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जब स्टैंडर्ड का एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट होता है, बेसिक ड्राफ्ट होता है, समझ में आएगा। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, राइटिंग डाउन, कोई डॉक्यूमेंट को राइट करना, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग उसको कहते हैं। जिसके आप लेटर लिखते हो ना, तो ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग ऑफ एएस होता है, इसको लिखा जाता है, उसको प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी है, जिसको कि आप रिवाइज कर सकते हो, आगे जाकर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट, इसको सर्कुलेट किया जाता है, सर्कुलेट अमंग, ये ड्राफ्ट सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है ना, टू द काउंसिल मेंबर ऑफ द आईसीआई। आईसीआई के जो भी काउंसिल मेंबर रहे होंगे, आप भी कल सीए पास करोगे, इंस्टीट्यूट का मेंबर आप बन सकते हो। तो काउंसिल मेंबर के सामने ये पेश किया जाता है। स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज सच एज डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, ठीक है ना, डीसीए डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को दिया जाता है। सेबी को दिया जाता है, ऑडिटर जनरल इंडिया। तो पहले क्या हुआ, एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट हुआ, प्रिलिमिनरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ड्राफ्टिंग हो रखा है, फिर उसको किसको किसको शेयर किया जा रहा है, आईसीआई के जो मेंबर्स हैं उनको शेयर किया जा रहा है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स सेबी को शेयर किया जाएगा। फिर सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप याद रखो सीएजी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, जो कि इनकम टैक्स बनाए हैं। तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट से बहुत सारा स्कोप, ठीक है, सबको शेयर किया जाता है। क्यों शेयर किया जा रहा है ये सब पे, कि इसमें अगर कोई लिमिटेशन है तो आप देखो, कोई इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो देखो, इसमें कोई गलती है तो आप देख सकते हो। फिर क्या होता है उसके बाद, ये रहा कितना नंबर स्टेप, चौथा नंबर स्टेप, समझ में आई बात। फिर पांचवा स्टेप में क्या होता है, मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्पेसिफिक आउटसाइड बॉडीज, ठीक है, ascertain their views of the draft। फिर क्या होता है, एक मीटिंग सेट होता है, समझ में आई बात। एक मीटिंग होता है जिनमें कि ये जो इंस्टीट्यूशन रहा, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स का हो, या फिर सीएजी का हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर सीबीडीटी का हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनके सारे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनको जो रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक जन यहाँ पे आएंगे, समझ में आई बात। उनके जरिए में मीटिंग होता है। आजकल ये वर्चुअल मीटिंग हो रहे हैं, समझ में, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हो रहा है, कोरोना के चलते नहीं, इससे पहले भी हमारे ना यहाँ भाई कोविड-19 के केस के चलते हुए कॉलेज स्टूडेंट का ऑनलाइन बात हो रहा है। हम यूं कंप्यूटर में बैठे, आपको मोबाइल में जो भी पढ़ रहे हो, हम बैठ कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये पहले से कंपनियों वगैरह में उतना वक्त तो होता नहीं आजकल की दुनिया में। कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई यूएस में है, अब थोड़ी ना आएंगे तुम्हारा घर है भाई, तुम जो खा के चाय वगैरह खिला करके बात करने के लिए, टाइम नहीं है उनके पास, करोड़पति होते हैं, ठीक है। तो वही बात कि वर्चुअल मीटिंग होते हैं, तो वर्चुअल मीटिंग एक होता है, वही बात है, या फिर फिजिकल मीटिंग जो भी होता है, कि हम जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट किए हैं उस पर आप कमेंट करो, होता है। फिर क्या होता है इस छठा स्टेप में, फाइनलाइजेशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द ड्राफ्ट। फिर ड्राफ्ट को निकालने के लिए फाइनल होता है, ठीक है ना। ड्राफ्ट का मतलब समझ रहे हो, दिस इज द ड्राफ्ट, दैट मीन्स की ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट मीन्स द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम प्रपोज किए उसका फाइनलाइजेशन होता है। एंड इट्स इशुएंस इनवाइटेड द पब्लिक कमेंट्स। फिर पब्लिक कमेंट्स के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। इतना आसानी से उसको नहीं इशू किया जाता है, जबरदस्ती नहीं। हम बताए ना पहले कि आप जिस हिसाब से अकाउंटिंग की नॉर्म सेट करोगे, उस हिसाब से हमारे बच्चे पढ़ेंगे कल सुबह जा करके, नहीं होना। उस हिसाब से कंपनी में बैठ करके सीए लोग ज्यादा नॉलेजेस पर्सन हो सकते हैं, तो बैठ के स्टैंडर्ड्स बना दिए, कल सुबह जाकर के अकाउंटिंग ऐसे होने हैं, डेप्रिसिएशन ऐसे होने हैं, गुडविल ऐसे बनेगा, बैलेंस शीट। तुम राजा थोड़ी ना हो भाई, समझ में थोड़ी ना हो जाएंगे। तो बात वही है कि लास्ट में जाकर के पब्लिक कमेंट्स के लिए उसको इनवाइट किया जाता है। जो ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट्स है उसमें पब्लिक कमेंट्स के लिए इनवाइट किया जाता है। देख लो कितना ट्रांसपेरेंट चीज है भाई। फिर आगे जाते हुए, स्टेप को बढ़ाते हुए क्या होता है, तो कमेंट जो रिसीव हुआ है पब्लिक से, उसको कंसीडर किया जाता है एंड ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया जाता है, ठीक है ना। अकाउंट स्टार्ट है।
सबमिशन टू द काउंसिल ऑफ द आईसीआई फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अप्रूवल फॉर इश्यूएंस। तो पब्लिक कमेंट्स को कंसिडर किया जाता है, उस हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज किया जाता है, फिर ये काउंसिल में, आईसीआई के काउंसिल में ये प्रोवाइड किया जाता है उसकी अप्रूवल के लिए। फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो फाइनल ड्राफ्ट प्रोपोज स्टैंडर्ड जो होता है वो अप्रूव हो जाता है आईसीए में। अप्रूव होने के बाद इट इज फाउंड नेसेसरी मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट इन द कंसल्टेशन विद द एएसपी इज डन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जो मतलब यहाँ पे बैठे हैं वैज्ञानिक, बहुत बड़ा बड़ा एक्सपर्ट जो बैठे होंगे, उनके सलाह के हिसाब से उसको एडिट किया जाता है। फिर क्या होगा, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द रिलीवेंट सब्जेक्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इशूड बाय द आईसीआई। क्या लिखा देखो, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज देन इशूड बाय आईसीआई। आईसीआई के द्वारा कौन सा इशू होता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द रिलीवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब जो कंपनी नहीं है उनके लिए आईसीआई इशू करता है। फॉर द कॉर्पोरेट एंटिटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रॉडकास्टिंग, डिफेंस डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, समझ रहे हो, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, आपकी होम डिपार्टमेंट है। तो एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कंपनी के लिए इशू करता है। और छोटे मोटे व्यापार जो रहा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फार्म्स वगैरह, सोसाइटीज, इसके लिए आईसीआई डायरेक्ट इशू कर देता है, ठीक है। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए आईसीआई इशू करता है और कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए गवर्नमेंट इशू करते हैं फाइनली आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये कुछ रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लिस्टिंग आउट। दीज आर द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट है। अभी तो फिलहाल और भी अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन इतना चल रहा है। एएस 1 में देखो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, एएस 2 इन्वेंटरीज के ऊपर काम करता है, एएस 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर ये पढ़ोगे बहुत सारा चीज आपको बीकॉम में ही दिख जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट से और कुछ एमकॉम में पढ़ो कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन इन रियलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो जीस्ट है, जो डिटेल है, वो हमारे जनरल स्टडीज में नहीं है, बीकॉम या एमकॉम में इसको नहीं पढ़ाया जाता इन डिटेल। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मैटर जो काम में आएंगे, जो काम में आएंगे, जैसे कि हम अमालगमेशन की चैप्टर पढ़ाएंगे आगे जाकर के आप लोग को। इस बार तो अमालगमेशन भी उठ गया, नालायक है। तो उस जगह में एज 14 पढ़ाते। दैट मीन्स की जो टॉपिक मैटर, तो सब्जेक्ट मैटर में एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बीकॉम एमकॉम में आपको मिल जाएगा। नहीं तो नहीं पढ़ाया जाता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आप सीए, सीए में या फिर एमबीए वगैरह जो प्रोफेशनल करते हो तो वहां पे आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये बात। तो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स जो कि आप यहाँ इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ले सकते हो। दीज आर द वेरियस एग्जांपल। यहाँ पे 15 तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं जिसका आप कॉपी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टर्नओवर करते हैं। ये कुछ 15 दिया गया है जिसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि आप देख सकते हो। दीज आर द 15 और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कुल मिला के 27 अभी तक दिखाया जा रहे हैं। सॉरी 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 बता रहा हूँ, 15 15 30 होने चाहिए। एक दो उठ गया है, चेंज हो जाता है कभी कभार। तो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी मतलब लाइव है, सब्जेक्ट टू चेंज होता रहता है। 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहला के अभी चल रहा है, चेंज होता रहता है, ठीक है। यही बात है। बहुत सारी चीज की देखो, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लिखे हुए हैं, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, ये सारी चीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स दैट यू कैन कॉपी। और आपको कुछ कुल मतलब 7 8 आपको याद रखने पड़ेंगे और उसको एग्जांपल पे आप लिख भी दोगे, ठीक है। ये पहला वाला पेज जो आप कॉपी कर सकते हो। You know the system of making a screenshot and all these things for your personal record. I don't know whatever may be the, or this is the second thing that you can copy, understand the points, but subject to आप record नहीं कर सकते हो, समझ में आई बात। whatever I am teaching to you, you cannot record it and store it in your mobile phone. You should not do that, understand the points. And you cannot publish my teaching and my video, anything whatever may be the thing, or the screenshot and documents, all these things in the public आप पब्लिश नहीं कर सकते या फिर कहीं पे शेयर नहीं कर सकते। दैट विल अट्रैक्ट ए लीगल प्रोविजन, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है। आगे देखो, धन्यवाद, बस थैंक यू। तो इस सर मेरा मेल है, ये जो मेरा प्रोफेशनल मेल है, आप इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेनली हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, commerce@dhiren.online। इस पर हम मेल कर सकते हो, कोई जरूरी कालीन सवाल है तो पूछ सकते हो। फिर व्हाट्सएप में भी इन जनरल तो आप मैसेज कर ही सकते हो, उसमें आप पूछ सकते हो, या फिर मेल किए होगा हम देखे नहीं तो व्हाट्सएप भी कर दोगे। तो मेरा जो मेन फोन है अभी तक जिसके पास नहीं है, दिस इज माई मेन मोबाइल नंबर 8917217127, ठीक है। This is the main mobile number that you can WhatsApp me. I am available at any point of time. Typically, of replies within 1 hour, no problem at all. And
आगे जो करके मतलब बहुत सारे सबके टीचिंग वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हम यूज़ करते हैं। इन जनरल आप तो बच्चे नए हो इसलिए कभी इतना बताते नहीं हैं। दिस इज माई फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल दैट यू कैन फॉलो। सिंपली लिखा होगा धीरेन्द्र सर, आप सर्च करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, ठीक है ना। ये वाला चैनल और पेज आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे कि बहुत सारे नेसेसरी चीज़ बीकॉम और एमकॉम के लिए अपलोड हो चुके हैं और आपके लिए वो अपलोड आगे होते रहेंगे। आई जनरली यूज टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन दिस मैनर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स हम आजकल नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम वेरी मच टेक्निकली फ्रेंडली, टेक्निक फ्रेंडली, डिजिटल फ्रेंडली टू reach to the students, but due to the very much scarcity of the time I couldn't upload the videos and all these things on my YouTube channel, but it may be आगे जाकर के बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज को, इस पे आप रेस्पॉन्स हमें कर सकते हो। धन्यवाद।